रामपुर सिटी में आजकल कुछ अजीब हो रहा था। हर 2-3 दिन में कोई न कोई आदमी अपने घर में मरा हुआ मिलता। लेकिन जो बात सबको सबसे ज्यादा डरा रही थी वो ये थी कि हर मौत एक जैसे तरीके से हो रही थी। फूड डिलीवरी के टाइम से ठीक 10 मिनट पहले। मतलब अगर किसी ने खाना मंगवाया है और उसका डिलीवरी टाइम रात के 9:30 का है तो वो इंसान 9:20 पर मरा हुआ मिलता है। पुलिस भी परेशान थी। ना कोई जबरदस्ती का निशान, ना ही कोई जहर मिला बॉडी में। और सबसे बड़ी बात, दरवाजा हमेशा अंदर से बंद मिलता था। लोगों ने अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। वो डिलीवरी बॉय भूत है। कहानी ये थी कि 1 साल पहले एक डिलीवरी बॉय की मौत इसी शहर में एक्सीडेंट में हो गई थी। लोगों का कहना था कि अब उसकी आत्मा लौट आई है और जो भी खाना ऑर्डर करता है उसकी मौत तय है। लेकिन इंस्पेक्टर पराग को इन बातों पर यकीन नहीं था। भूत-वूत कुछ नहीं होता। ये कोई सिरफिरा आदमी है जो डर का फायदा उठा रहा है। पराग ने अपने जूनियर अफसरों से कहा। एक शाम पराग एक रेस्तरां के पास खड़ा था, हंग्री हाउस। यहीं से ज्यादातर ऑर्डर जा रहे थे उन लोगों के पास जो बाद में मरे पाए गए थे। रेस्तरां मालिक शेखर परेशान था। साहब, हम तो बस खाना भेजते हैं, क्या पता कौन खा रहा है, कौन मर रहा है, कौन कौन डिलीवरी कर रहा है आजकल? पराग ने पूछा। शेखर ने लिस्ट दिखाई। 2 लड़के थे, रोहित और सलमान। पराग ने दोनों से बात की। सलमान थोड़ा डरा हुआ लगा। सर, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा करता है रात को जब मैं खाना देने जाता हूं। पराग चौकन्ना हो गया। कब से ऐसा हो रहा है? 2 हफ्ते से, सर। हर बार लगता है जैसे कोई परछाई पीछे चल रही है, लेकिन जब मुड़ता हूं कोई नहीं होता। पराग ने उसी वक्त एक प्लान बनाया। उसने कहा, आज रात मैं खुद एक ऑर्डर करूंगा और देखूंगा क्या होता है। रात के 9 बजे पराग ने अपने नकली नाम से खाना ऑर्डर किया। वही रेस्तरां, वही डिलीवरी बॉय सलमान। डिलीवरी टाइम था 9:30। पराग ने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी और एक कोने में छुप गया, हाथ में रिवॉल्वर लिए। अचानक उसके घर की बेल बजी। इतनी जल्दी? पराग बुदबुदाया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही झांका उसके रोंगटे खड़े हो गए। डोर के बाहर कोई खड़ा नहीं था, लेकिन फर्श पर खाना रखा था और उसके ऊपर एक नोट पड़ा था। 10 मिनट बचे हैं। पराग की सांसें तेज चलने लगी थी। उसने धीरे से वो नोट उठाया और पढ़ा, 10 मिनट बचे हैं। उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत घड़ी देखी, 9:20 हुए थे। ठीक वही समय जब बाकी लोगों की मौत हुई थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सीढ़ियों पर, गेट के पास, यहां तक कि छत की तरफ भी निगाहें दौड़ाई, लेकिन सब सुनसान था। पराग ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। फिर दोबारा वही कोने में जा बैठा जहां से वो सब देख पा रहा था। उसके दिल में डर तो था, लेकिन दिमाग में एक बात साफ थी। जो भी ये कर रहा है उसे यकीन था कि लोग डर जाएंगे और बिना लड़े मर जाएंगे। लेकिन पराग ऐसा नहीं था। 9:22। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की पूरी तरह बंद थी, फिर भी पर्दे हिलने लगे। 9:23। मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। पराग ने कॉल उठाया। बस 7 मिनट और बचे हैं, इंस्पेक्टर। आवाज बहुत धीमी और खुरदुरी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बदल दी हो। तू है कौन? पराग चिल्लाया। वो जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ देखता है। कॉल कट गया। पराग ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की,
लेकिन नंबर इनवैलिड था। 9:24 अचानक घर की लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। पराग ने फौरन टॉर्च निकाली और रिवॉल्वर को और कस के थामा। उसने हर कमरे को धीरे धीरे चेक करना शुरू किया, लेकिन कहीं कोई नहीं था। 9:26 बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। पराग वहां गया। टंकी से पानी गिर रहा था, लेकिन नल पूरी तरह बंद था। उसने बाथरूम का दरवाजा धीरे से बंद किया और वापस हॉल में आया। 9:27 टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था, बस एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन थी। फिर एक चेहरा दिखा, धुंधला सा, लेकिन आंखें साफ थी, लाल, गुस्से से भरी हुई। वो चेहरा अचानक स्क्रीन पर चीखा, टाइम खत्म हो रहा है। पराग घबरा गया। उसने टीवी की प्लग खींच दी, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। उल्टा अब स्क्रीन पर उसका ही चेहरा दिखने लगा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और स्क्रीन के नीचे लिखा था 9:30। 9:28 दरवाजा अपने आप खुला। हवा का एक झोंका अंदर आया और साथ में आई एक तेज खुशबू, जैसे किसी गीली मिट्टी पर तेज बारिश गिरी हो। पराग ने रिवॉल्वर लोड की और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर हल्के हल्के पैरों की आवाज आ रही थी, ऊपर से नीचे आती हुई। उसने देखा, एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे हर कदम पर सीढ़ी चरमराने की आवाज आ रही थी। परछाई लंबी थी, बहुत ही पतली और अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे इंसानी शरीर वैसा कर ही नहीं सकता। पराग ने चिल्लाकर कहा, रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। परछाई नहीं रुकी। पराग ने फायर कर दिया। एक नहीं, 3 गोलियां। आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजी, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। परछाई वही की वही खड़ी थी, अब और भी साफ। उसके चेहरे पर मास्क था, एक पुराने डिलीवरी बॉय का मास्क। लाल जैकेट जिसमें हंग्री हाउस लिखा था। 9:29 परछाई ने धीरे से हाथ उठाया और अपनी जेब से एक और नोट निकाला और जमीन पर गिरा दिया। फिर वो पलटी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, धीरे धीरे गायब हो गई। पराग ने कांपते हुए नोट उठाया। उस पर लिखा था, मैं आज नहीं मारूंगा, लेकिन अगला तुम नहीं, कोई और होगा जो तुमसे जुड़ा है। पराग का माथा पसीने से भीग गया। कौन था अगला? तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, रोहित डिलीवरी बॉय अगला है। उसने फौरन रोहित को कॉल किया, लेकिन मोबाइल बंद आया। पराग दौड़ता हुआ बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और पूरे शहर में रेडियो पर एक ही मैसेज चलवाया, डिलीवरी बॉय रोहित को जहां भी देखा जाए तुरंत पुलिस को सूचित करें, उसकी जान खतरे में है। लेकिन अब सवाल था, ये सब कोई इंसान कर रहा है या वाकई कोई और है? क्या भूत जैसी कोई चीज है या कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है? असली सस्पेंस अभी बाकी था। पराग की गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। रात के 10 बज चुके थे और पूरे रामपुर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में वही मिट्टी वाली गंध अब हर जगह महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज पूरे शहर में घूम रही हो। पराग की निगाहें सड़कों पर थी, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही दिशा में भाग रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये सच में कोई आत्मा है या कोई सीरियल किलर जो डर का फायदा उठा रहा है? लेकिन फिर टीवी पर उसका चेहरा कैसे आया और कैसे डिलीवरी टाइम से ठीक 10 मिनट पहले लोगों की मौत हो रही है बिना किसी निशान के? उसका मोबाइल फिर बजा। इस बार कंट्रोल रूम से कॉल था। सर, एक कॉल आई है,
एक आदमी ने बताया कि रोहित को उसने स्टेशन के पास वाली गली में स्कूटी से जाते देखा है। उसके पीछे कोई और भी था, शायद बाइक पर। पराग ने एक पल की देरी नहीं की और गाड़ी मोड़ दी उस गली की तरफ। गली संकरी थी, दोनों तरफ टूटी दीवारें और बीच में पीली स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी। दूर एक स्कूटी खड़ी थी, इंजन अब भी गर्म था, पर रोहित कहीं नहीं था। पराग उतरा और धीरे धीरे स्कूटी के पास गया। सीट पर एक थैला रखा था, उसमें खाना था। उसके ऊपर चिपका एक डिलीवरी रिसीट, टाइम लिखा था 10:10। पराग ने घड़ी देखी, अभी 10:03 हुए थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी पास की एक टूटी बिल्डिंग से हल्की सी चीख सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे किसी का गला दबाया जा रहा हो। पराग ने रिवॉल्वर निकाला और उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। बिल्डिंग अधूरी थी, आधी बनी और आधी टूटी। अंदर जाने पर सीढ़ियों से ऊपर जाने वाला रास्ता मिला। पहली मंजिल पर रोशनी नहीं थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर एक कमरा खुला था। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे चढ़ा, हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ी चरमरा रही थी। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। पराग ने टॉर्च जलाई और सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। रोहित जमीन पर पड़ा था, बेहोश या शायद मरा हुआ। उसके गले पर हल्के निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से दबाया हो लेकिन फिर छोड़ दिया हो। पराग झुका ही था कि अचानक उसके पीछे किसी के भागने की आवाज आई। वो मुड़ा और भागा उस परछाई के पीछे, जो बहुत तेज दौड़ रही थी, छत की तरफ। पराग छत पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक पुराना हेलमेट रखा था, फूड डिलीवरी का। उसी पर एक और नोट पड़ा था। अब वो जाग गया है, अब ये खेल रुकेगा नहीं। पराग ने नोट उठाया, हेलमेट उठाया और वापस नीचे भागा। रोहित अब भी जमीन पर था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। रोहित, सुनो, क्या देखा तुमने? पराग ने उसे होश में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे रोहित की आंखें खुली। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, मैंने कुछ नहीं देखा। बस एक बाइक पीछे आई और फिर जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। पराग ने उसे संभाला और हॉस्पिटल भेजा। अब वो हेलमेट लेकर सीधा फॉरेंसिक लैब गया। वहां की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। हेलमेट पर किसी भी इंसान के उंगलियों के निशान नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक पुराना पेपर चिपका था, जैसे किसी ने अंदर छुपा कर रखा हो। वो पेपर एक पुराने आदमी की फोटो थी, फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म में। नीचे नाम लिखा था, राजेश वर्मा, डिलीवरी बॉय, मौत 15 जुलाई 2022। पराग ने झट से उस नाम की जानकारी निकालवाई। राजेश वर्मा एक सीधा सादा आदमी था, जो हंगरी हाउस में काम करता था। 1 साल पहले एक मकान की छत से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। फाइल में लिखा था, मौत एक्सीडेंटल मानी गई थी, लेकिन कुछ साथी डिलीवरी बॉयज ने शक जताया था कि उसे किसी ने धक्का दिया था। पराग का माथा ठनका। क्या राजेश की मौत एक्सीडेंट नहीं थी? क्या उसकी आत्मा बदला ले रही है, या कोई है जो उसकी कहानी का इस्तेमाल करके सीरियल मर्डर कर रहा है? उसने फौरन उस रात के स्टाफ की लिस्ट निकलवाई, जिन लोगों ने उस दिन राजेश के साथ काम किया था। 3 नाम सामने आए, शेखर, रेस्तरां मालिक, मोहित, मैनेजर, और सौरभ, उस रात का सिक्योरिटी गार्ड। पराग ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, अब खेल की असली शुरुआत होगी।
पराग अगली सुबह सबसे पहले हंग्री हाउस रेस्टोरेंट पहुंचा। ये वही जगह थी जहां से राजेश वर्मा की आखिरी डिलीवरी हुई थी। बाहर एक नया बोर्ड लगा था, अब 30 मिनट में गरम खाना, वरना फ्री। लेकिन पराग का ध्यान उस पर नहीं था। वो सीधे मैनेजर से मिलने अंदर चला गया। मोहित वही था, फोन पर किसी से बहस कर रहा था। मोहित, पराग ने कड़क आवाज में कहा। मोहित ने घबराकर फोन काटा। जी सर, आप इंस्पेक्टर पराग है ना? हाँ, मुझे तुमसे और शेखर से कुछ जरूरी बातें करनी है, अकेले में। मोहित ने इधर उधर देखा, फिर सिर हिलाया। सर, मालिक तो बाहर गए हैं, लेकिन जो भी आपको जानना है मैं बताता हूं। वो दोनों पीछे के एक कमरे में पहुंचे। कमरे में हल्की बदबू थी, पसीने, पुराने तेल और डर की मिलीजुली गंध। राजेश वर्मा को जानते थे तुम? पराग ने सीधा सवाल दागा। मोहित एक पल को चुप रहा, फिर बोला, हां सर। बहुत सीधा सादा लड़का था, चुपचाप रहता था, टाइम पे डिलीवरी करता था। लेकिन फिर वो हादसा हो गया। हादसा? या किसी ने धक्का दिया था उसे? पराग ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मोहित का चेहरा पीला पड़ गया। सर, हमने तो पुलिस को बता दिया था कि वो खुद फिसल गया था। हमने? पराग ने बात पकड़ी। मोहित हड़बड़ा गया। मतलब, उस रात हम सब वही थे, मैं, शेखर सर और सौरभ। राजेश डिलीवरी के बाद आया था, थोड़ी बहस हुई थी। कस्टमर से कंप्लेन आई थी उसके खिलाफ। शेखर सर नाराज थे, उन्होंने चिल्लाया और फिर राजेश चला गया छत की तरफ। बस फिर पराग ने बीच में टोका, क्या कोई उसे फॉलो किया? मोहित कुछ नहीं बोला, उसकी सांसें तेज हो रही थी। तुम्हें पता है ना, अब एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं, और सब उसी डिलीवरी टाइम से ठीक 10 मिनट पहले। मोहित कांपने लगा। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? सच बता दो, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। मोहित का चेहरा अब पसीने से भीग चुका था। सर, सच ये है कि उस रात राजेश ने शेखर सर पर इल्जाम लगाया था कि वो डिलीवरी बॉय से ज्यादा घंटे काम करवाते हैं, पैसे काट लेते हैं और कस्टमर की शिकायत का बहाना बनाकर उन्हें धमकाते हैं। शेखर सर बहुत गुस्से में थे, उन्होंने राजेश को बाहर निकाल देने की बात कही थी। फिर राजेश ने बोला कि वो पुलिस में शिकायत करेगा। तभी शेखर सर चुपचाप उसे पीछे से फॉलो करने लगे। मैं और सौरभ भी पीछे गए थे। हमने देखा कि छत पर दोनों में जोर जोर से बहस हो रही थी। फिर शेखर ने उसे धक्का दे दिया। पराग का चेहरा सख्त हो गया। तो तुम सबने उसकी हत्या छुपाई? सर, हम डर गए थे। शेखर ने कहा कि अगर बात बाहर गई तो हम सब फंसेंगे। उसने बोला कि हादसा कहकर बात दबा देंगे, और पुलिस ने मान भी लिया। पराग अब शांत खड़ा था, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, अब अचानक ये मौतें शुरू हुई, क्यों? मोहित ने कांपते हुए कहा, सर, शायद वो लौट आया है। कौन? राजेश। पराग ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। बकवास बंद करो। आत्मा नहीं, कोई इंसान है जो ये सब कर रहा है। पर कौन और क्यों? उसी वक्त बाहर से शोर सुनाई दिया। सर, बाहर एक बॉडी मिली है। पराग भागा बाहर। रेस्टोरेंट के पीछे वाली गली में एक आदमी पड़ा था, गले पर वही निशान, आंखें खुली हुई और हाथ में चिपका हुआ वही रिसीट, टाइम 10:40। पराग ने घड़ी देखी, 10:30। मृतक का नाम था सौरभ, वही सिक्योरिटी गार्ड
जो उस रात वहां था। मोहित वही रो रहा था। सर, अब अगला मैं हूं। पराग के दिमाग में अब सब कुछ जुड़ने लगा। राजेश की हत्या, 3 गवाह, और अब एक एक करके मरना। कोई पुराना डिलीवरी बॉय हो सकता है जो राजेश का दोस्त था, या फिर शेखर खुद ये सब करवा रहा है सबूत मिटाने के लिए। उसी वक्त पराग के फोन पर एक वीडियो आया, एक अननोन नंबर से। वीडियो में सौरभ दिख रहा था, जो किसी से गिड़गिड़ा रहा था, माफ कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और उसके सामने खड़ा एक आदमी हेलमेट में बिना कुछ बोले धीरे से उसकी तरफ बढ़ा, और फिर कैमरा झूम गया। वीडियो वही कट गया। पराग ने वीडियो को जूम किया। उस आदमी की कलाई पर एक टैटू था, आर लव एम। आर लव एम। पराग बुदबुदाया। राजेश और मनीषा। उसे याद आया, राजेश की एक गर्लफ्रेंड थी, मनीषा, पर उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्या मनीषा अब भी जिंदा है? और क्या वो इस सब का हिस्सा है? या फिर उसे शेखर को पकड़ना ही होगा, क्योंकि अगला निशाना कोई और नहीं, खुद पराग भी हो सकता है। पराग अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। वो जान चुका था कि ये कोई मामूली केस नहीं है। राजेश की मौत का बदला लेने वाला कोई है, जो एक एक करके उन तीनों को निशाना बना रहा है, जिन्होंने उसकी मौत में भूमिका निभाई थी। अब बचे थे सिर्फ 2, मोहित और शेखर। पराग ने सबसे पहले शेखर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। रेस्टोरेंट स्टाफ को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। पराग को अब शक होने लगा कि या तो शेखर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, या फिर अब वो खुद भी किसी खतरे में है। उसी रात पराग ने मोहित को अपने साथ रखा। उसे डर था कि अगला हमला मोहित पर ही होगा। दोनों ने थाने के एक पुराने कमरे में डेरा डाल दिया। मोहित बुरी तरह डरा हुआ था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पराग ने सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कमरे में एक छोटा कैमरा भी छुपा दिया था। रात के 2 बज चुके थे। मोहित धीरे धीरे ऊँघने लगा था। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। पराग ने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन मोहित बिस्तर पर नहीं था। मोहित, पराग ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। एकदम सन्नाटा। फिर एक धीमी सी खरोंचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी की दीवार पर कुछ लिख रहा हो। पराग ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। दरवाजे के ठीक ऊपर कोई शब्द उकेरे जा रहे थे। 9 मिनट बाकी है। पराग ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर भागा। पूरा थाना खाली पड़ा था। गार्ड की कुर्सी खाली, मेन गेट खुला हुआ। वो इधर उधर भागा। फिर पीछे के पुराने स्टोर रूम से हल्की आवाज आई, किसी के गले से घुटती हुई चीख। वो दौड़कर अंदर घुसा, और वही जमीन पर पड़ा मोहित, बेहोश लेकिन जिंदा। उसकी कमीज के ऊपर लिखा था, अब बस एक। पराग ने झटपट उसे होश में लाने की कोशिश की। मोहित ने आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, वो आया था, हेलमेट पहने। लेकिन सर, वो आदमी नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे जल रही हों। पराग जानता था ये डर किसी इंसान का हो सकता है, लेकिन अब इस डर का इस्तेमाल कोई होशियार इंसान कर रहा है। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और शेखर की तलाश में निकल पड़ा। तलाशी करते करते वो शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना गैरेज पहुंचा, जो कभी हंगरी हाउस की पुरानी किचन यूनिट थी। अब बंद हो चुका था, लेकिन वहां एक बाइक खड़ी थी। वही डिलीवरी बाइक जिसमें हंगरी हाउस का पुराना लोगो था, हल्का मिटा हुआ। पराग ने चुपचाप गाड़ी से उतरकर गैरेज के अंदर झांका।
वहां एक मेज पर कंप्यूटर स्क्रीन चल रही थी जिसमें लाइव सीसीटीवी फीड दिखाई दे रही थी। हंगरी हाउस रेस्टोरेंट, पुलिस थाना, मोहित का घर और कई डिलीवरी बॉयज के रूट। और एक कोने में पड़े थे 4 डिलीवरी बैग, खून से सने। पराग ने अपनी बंदूक निकाली और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। बहुत देर कर दी इंस्पेक्टर। आवाज धीमी थी मगर अंदर तक चुभती हुई। एक आदमी सामने आया, हेलमेट पहने, लंबा और हाथ में लोहे का रॉड। पराग ने बंदूक तानी, हेलमेट उतारो। वो आदमी हंसा और हेलमेट धीरे से उतार दिया। पराग का दिल बैठ गया। वो राजेश नहीं था, वो था राहुल। पराग को याद आया, राहुल राजेश का छोटा भाई। उसने भी कभी डिलीवरी का काम किया था, पर 1 साल पहले ही गायब हो गया था। ये सब तुम कर रहे हो? राहुल की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा सख्त। हां, क्योंकि मेरे भाई को मारा गया। उसने सिर्फ इंसाफ मांगा था, पर उन लोगों ने मिलकर उसे छत से फेंक दिया और सब चुप हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यह तरीका सही नहीं है राहुल। तुम भी अब वही कर रहे हो जो उन्होंने किया। नहीं इंस्पेक्टर, मैं इंसाफ कर रहा हूं। और अब बचे हैं सिर्फ 2, मोहित और शेखर। शेखर कहाँ है? पराग ने पूछा। राहुल मुस्कराया। तुम सोचते हो शेखर भाग गया है? नहीं, वो यही है। राहुल ने बाईं तरफ इशारा किया। वहां एक फ्रीजर रखा था। पराग धीरे से गया, दरवाजा खोला और अंदर शेखर की लाश। गले पर वही निशान, वही टाइम स्टैंप, 10:40। पराग चौंक गया। तो अब सिर्फ मोहित बचा है? उसने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? वो सिर्फ एक गवाह था। वो चुप रहा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राहुल अब धीरे धीरे पास आ रहा था, रॉड को कसकर पकड़ते हुए। पराग ने बंदूक सीधी की। राहुल, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मुझे फायर करना पड़ेगा। राहुल रुक गया तो गोली चला 2 इंस्पेक्टर। लेकिन जान लो, मैं किसी भूत की तरह फिर लौटूंगा। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक हर डिलीवरी टाइम से पहले कोई न कोई गिरेगा। अचानक राहुल ने खुद को रॉड से जमीन पर पटक दिया। पराग दौड़ कर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल की सांसें थम चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ एक सन्नाटा बचा था, पर एक सवाल अभी भी बाकी था। राहुल को इतना सब करने में मदद किसने की? किसने उसे सीसीटीवी फीड्स दी? किसने उसे रेस्टोरेंट का पुराना सामान दिया? पराग के मन में एक नाम गूंजा, मनीषा। पराग की आंखों में अब सिर्फ एक नाम घूम रहा था, मनीषा। हंगरी हाउस की मैनेजर, शांत, समझदार, हर बार पूछने पर वही जवाब, मुझे कुछ नहीं पता सर। लेकिन अब हर चीज जोड़ने पर कहानी का आखिरी सिरा उसी की तरफ इशारा कर रहा था। राहुल एक आम लड़का था, पर उसने जो किया वो किसी अकेले इंसान का काम नहीं हो सकता। उसे हर जगह की लाइव सीसीटीवी फीड चाहिए थी, कर्मचारियों की शिफ्ट डिटेल, डिलीवरी टाइमिंग्स, पुराने किचन का लोकेशन, सब कुछ। ये सब कोई अंदर का ही इंसान दे सकता था, और मनीषा ही थी जिसके पास रेस्टोरेंट का पूरा एक्सेस था। पराग सीधा रेस्टोरेंट पहुंचा। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मनीषा अंदर मौजूद थी, जैसे वो उसके आने का इंतजार कर रही हो। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, मनीषा ने बड़ी ही ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें सब पता था, है ना मनीषा? राहुल क्या कर रहा है, कहाँ छुपा है, सब तुम्हें मालूम था। मनीषा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी
और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हां, मुझे सब पता था। पराग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनीषा इतनी आसानी से कबूल कर लेगी। राहुल मेरे भाई जैसा था। जब राजेश की मौत हुई थी तब सबने मुंह मोड़ लिया था। सिर्फ राहुल ही था जो सच्चाई चाहता था। वो टूटा हुआ था, अंदर से बिखर गया था, और सिस्टम ने उसकी मदद नहीं की। आप भी नहीं। पराग ने गहरी सांस ली। हमने जो कर सकते थे किया, लेकिन राहुल का तरीका गलत था। उसने इंसाफ के नाम पर इंसानियत मार दी, और जो राजेश के साथ हुआ वो इंसानियत था। मनीषा अब धीरे धीरे अपनी आंखों में आंसू भरने लगी। हर दिन वो लड़का मेरे पास आता था, कहता था, दीदी मैं डर गया हूं, वो लोग मुझे मार देंगे। और मैंने उसे हिम्मत दी, कहा कि कानून साथ देगा। लेकिन कानून भी चुप रहा। पराग ने टेबल पर हाथ मारा। इसका मतलब यह नहीं कि तुमने राहुल की मदद करके 4 और मौतों को सही कर दिया। मनीषा अब शांत थी। उसने धीरे से कहा, हमने उन्हें सिर्फ डराया था। मारना राहुल का खुद का फैसला था। पराग ने अब मनीषा को अरेस्ट करने की तैयारी शुरू की। लेकिन तभी मनीषा ने एक पेनड्राइव उसकी तरफ बढ़ाई। यह सबूत है उन सब के खिलाफ जिन्होंने राजेश को मारने की प्लानिंग की थी। शेखर, मोहित और वो मालिक जिसने सब कुछ छुपाया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स, इंटरनल चैट्स, सब कुछ इसी में है। पराग ने पेनड्राइव ली और चुपचाप चला गया। अगले दिन शहर भर में खलबली मच गई। मनीषा को अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके द्वारा दिए गए सबूतों ने एक बड़ा खुलासा किया। रेस्टोरेंट मालिक ने ही पुलिस में रिश्वत देकर केस दबा दिया था। मोहित और शेखर ने मिलकर झूठा बयान दिया था कि राजेश छत से खुद कूदा। मीडिया में हर तरफ यही खबर थी, हंगरी हाउस सीरियल किलिंग केस, साजिश से लेकर इंसाफ तक की दास्तान। मनीषा को बाद में कुछ महीनों की सजा हुई, लेकिन उसका अपराध कम माना गया क्योंकि उसने कई सच्चाइयों को सामने लाया था। राहुल को भले ही न्यायपालिका नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी कहानी ने पूरे शहर को झकझोर दिया। पराग ने अंत में रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगवाया, इस जगह एक ऐसे लड़के की आत्मा बसती है जो न्याय के लिए मर गया, राजेश। वो हर दिन उस बोर्ड को देखता और मन ही मन कहता, काश उस दिन हम राजेश की बात सुन लेते। रामपुर सिटी अब फिर से शांत था, लेकिन हर डिलीवरी बॉय की बाइक पर एक स्टिकर लगा होता, डिलीवरी से पहले इंसाफ जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।